Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's lecture, we are going to study the basic properties of an electric charge. देखियो, as we all know that जो charge होता है, the type of charges are of two types, negative या फिर positive, और तीसरा टाइप अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, नलीफाई। ठीक है। तो जो बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है हम उसको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। एंड दूसरा जो टाइप ऑफ चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, तो उसको हम प्रोटॉन्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। और बिकॉज प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्जेस की रहती है उसमें सबसे पहले जो हम सब लोग जानते हैं कि जो सेम तरीके के चार्ज रहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, वो करते हैं रिपेल, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सो वी कैन से दैट द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड दूसरा होता है कि अनलाइक चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, दो टू टाइप ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। This is the most basic property that we all study from very, we can say, lower grades. अब हम बात करते हैं कुछ आगे वाली प्रॉपर्टीज। एंड बेसिकली दीज प्रॉपर्टीज आर फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट, अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि यू आर डीलिंग विद द बिग स्पेस और द बिगर स्पेस। एंड दो चार्ज की अगर हम बात करें और उनके बीच की डिस्टेंस एक्सट्रीमली ज्यादा हो उनके साइज के कंपैरिजन में, तो वो दो जो चार्जेस हम ले रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं कि दीज टू चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो, अगर हम बात करें कि चार्जेस की, तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं। वैसे तो सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज प्लस ई लिख देते हैं इसको, और इसको माइनस ई लिख देते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आती है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की अगर हम देखें तो एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर अपने पास कोई एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है और हमें उनका नेट चार्ज निकालना है, तो हम उनके चार्जेस को, जो उनका रिस्पेक्टिव चार्ज है, कोरिस्पॉन्डिंग चार्ज है, उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एंड इट विल गिव अस द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। मान लो अपने पास कोई एन नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है। मान लो कि अपने पास एक स्पेस है। मान लो ये मैं कोई इस स्पेस पे स्टडी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास चार्जेस हैं, लाइक Q1 चार्ज यहाँ रखा है, कहीं पे Q2 चार्ज रखा है। ऐसे करते करते मान लो कि Q1 चार्ज यहाँ पे रखा है। And additivity of charges says that the net charge over this space will be, we can say, Q net. That will be directly the algebraic sum of the individual charges, which is Q1 plus Q2 plus Q3 and up to Q1. मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि ये कोई, अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक स्पेस है।
ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो इस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं। यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है तो माइनस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लो दो इलेक्ट्रॉन और रखे हैं। कोई एक जगह है जहाँ पे चार प्रोटॉन रखे हैं तो +4 ही हो गया। ओके। और मान लो कहीं पे थ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा वो अगर हमें बताना है, तो इंडिविजुअल चार्ज कितना है वो हमें बताना, वो उनको हमें ऐड करना होगा। मान लो कि इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, ये Q3 चार्ज नाम दे देते हैं इसको, इसको Q4 बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा, Q net, that will be Q1 plus Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है। अब Q1 पे जितना भी चार्ज है हम उसको लिखेंगे, तो -2e प्लस Q2 पे कितना चार्ज है विद इट्स पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच डिफरेंशिएट बिटवीन द, वी कैन से अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे Q2 क्या है, -2e प्लस Q3 कितना है, -3 प्लस यहाँ पे जो Q4 है कितना है, +4e। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -2e है, -2e है, -3, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, -4e -3 यानी कि -7e, और +4e बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल चार्ज बचेगा -3e। यानी कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज निकल के आ रहा है उस पर्टिकुलर स्पेस पे, तो वो कितना आ रहा है, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ चार्जेस ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हम इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। सो दैट्स हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी वर्क्स फॉर द चार्जेस। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ओके। सो जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ओके, दैट सेज दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सीधी सीधी बात अगर लिखें हम, तो वो हो जाएगा चार्ज विल बी रिटन एज n टाइम्स e, जहां पर e की वैल्यू है वेयर n is integer or the number of electrons we can say, and E is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, so we can say that quantization of charge is, we can say, any charge is integral multiple of E, and it is called quantization of charge. Quantization of charge. Okay. तो हम बहुत से सिस्टम्स में पढ़ते हैं कि कोई कोई ना कोई क्वांटिटी होती है वो क्वांटाइज्ड रहती है। मान लो एंगुलर मोमेंटम हो गया या फिर लीनियर मोमेंटम हो गया, कुछ भी अगर कोई क्वांटिटी ऐसा कुछ आता है उसमें कंजर्व्ड रहती है, तो उसको हम क्वांटाइजेशन में पढ़ते हैं। एंड क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो कोई क्वांटिटी है वो किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में आ रही है, basically यही है। So quantization means in the case of charges it is q equals to ne, and where n is the number of charges
वो कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E is 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे, अब कोई अगर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो मान लो एग्जाम्पल इज, अगर कोई कहे कि यहाँ पे कोई आपके पास -2 कूलम का चार्ज है, एंड then what is the number of electrons in these -2 coulomb charges? Then how will you do it? Okay, so Q is N into E. Fine, very fine. And okay, now here it is -2 into uh, minus 2 coulomb, so it is -2, and N into, इट इज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है यहाँ पे ई की जगह पे -6 इंटू 10 to the power -19 नाम रखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 2 डिवाइडेड ओवर 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, एंड इट विल गिव अस द वैल्यू एज ये हो जाएगा आपका 20/16 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 टाइम जाएगा 1.4 बचे, तो 40 16 टू द 30, ओके 1.2 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स उस चार्ज, उस पॉइंट चार्ज में हो सकते हैं, -2 कूलम्ब चार्ज में हो सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही है, दैट इज वी कैन से चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Okay, so let me write charge can't be created or destroyed। देखो, एक एक स्टेटमेंट और रहता है इसमें, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी बात करें, तो वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मेटेलिक रोड है, जिसपे पहले, या फिर जो मेटेलिक कंडक्टर है आपके पास, जिसपे चार्ज है 2 कूलम, हो सकता है वो कोई अदर बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, या फिर ना भी आए। मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ते हैं, तो उसमें नहीं भी आता है वो किसी कांटेक्ट में, कुछ और अदर फिनोमिना से भी उसमें चार्ज लॉस होता है, या फिर चार्ज उस पर और आता है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वहां पे चार्ज क्रिएट हुआ है या फिर चार्ज डिस्ट्रॉय। वहां पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर वन वे टू अनदर वे, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। Okay, so that is conservation of charge. So these are the all three properties of conservation of charge that we study. And our next topic will be Coulomb's law. Coulomb's law. Okay. Coulomb's law is just similar to the gravitational.
वी कैन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर अपने पास दो पॉइंट चार्जेस, अगर मान लो कि दो पॉइंट चार्ज है अपने पास, ठीक है, पॉइंट चार्ज Q1 और एक पॉइंट चार्ज अपने पास है Q2, और उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दैट इज R। तो उन पे जो फोर्स होगा, इट डजेंट मैटर दैट इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स or a repulsive force, that will depend on the polarity of charges which we are taking Q1 and Q2, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो चार्ज, जो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कई बार यहाँ पे हम कुलम्बिक फोर्स भी बोल देते हैं इसको, कुलम्बिक फोर्स, तो वो कितना रहेगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है, that will be proportional to multiplication of, that will be proportional to multiplication of these 2 point charges Q1 and Q2. And the secondary thing is it will be inversely proportional, the magnitude of the force between these two charges, we can say the point charges will be inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली, द स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम इसको कंबाइन करें तो अपने पास एक इक्वेशन आएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं वेक्टर साइन क्यों लगा रहा हूँ फोर्स पे, वो हमें, एज इट इज यूजुअल, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ओके। अब जब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, सो दैट इज, इसको हम के से डिनोट करते हैं, कई टाइम के ई भी लिख देते हैं, तो बोथ आर सेम, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और वहां पे जो, यहाँ पे जो के ई है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे मीडियम का भी फर्क पड़ता है कि फोर्स कितना होगा, वो किस मीडियम में चार्ज है अपने पास उस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि अपने पास वैक्यूम है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के अंदर ये इक्वेशन अपने पास निकल के आती है, वेयर के इज द कांस्टेंट विच गिव्स अस द वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तो कॉमन चीज हमें दिख रही है कि 4 पाई, ये तो बेसिक कांस्टेंट है, हम सभी जानते हैं। एक नई चीज जो हमें दिख रही है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। देखो, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर अगर हम इसको बोलना चाहें तो वैक्यूम भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में वैक्यूम लिख देते हैं, कुछ में फ्री स्पेस लिख देते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू जो रहता है दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12, और फेराड पर मीटर भी लिख देते हैं। और कुछ मान लो कि वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिट चूज करना चाह रहे हैं, फेराड पर मीटर भी लिख देते हैं। और एक यूनिट जो यहाँ से भी हम डेराइव करना चाहें तो वो भी कर लेंगे। अभी बताते हैं आपको कैसे डेराइव करते हैं उस यूनिट को। तो यहाँ पे जो इक्वेशन अपने पास बन के आई है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ से अगर आप उसकी
डायमेंशन अगर निकालना चाहोगे तो देख लीजिए कि अगर इसको साइड में लेके आते हैं तो एफ इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये यूनिट इसमें निकल के आएगा। इसको बोल सकते हैं आप कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आप उसमें यूज कर सकते हैं इस वैल्यू को, तो ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, लेटर ऑन जो एफ वेक्टर है, यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो हम देख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है, where r cap is the unit vector along the distance between them। यहाँ पर भी एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है, हम इसको डायरेक्ट एफ वेक्टर डिनोट करेंगे तो कुछ आपको बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ कन्विंसिंग थिंग, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन उसका बताना पड़ेगा कि कौन फोर्स लगा रहा है और किस पे लगा रहा है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। तो एक तो जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो लगेगा फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज पार्टिकल 1 ऑन 2, चार्ज अप्लाइड बाय सॉरी, द फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल 1 ऑन 2, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल 2 ऑन 1। भाई चीज तो ये तो होगी, क्योंकि न्यूटन ने बोला है, न्यूटन थर्ड लॉ सेज दैट द इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विल बी देयर फॉर एन, वी कैन से फॉर एवरी एक्शन। तो अगर Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो देख लेते हैं कितना फोर्स होगा, वो वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, ओके, अगर हम बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल 1 ने 2 पे कितना फोर्स लगाया, तो दैट विल बी F12 वेक्टर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है, आपको कैसे करना है, ठीक है, R12 कैप। देखिए जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से Q1 है, वो Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी R12 वेक्टर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म आपको निकालना पड़ेगा और फिर उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी डायरेक्शन उसमें निकाल पाएंगे आप, ठीक है। और ये जो टोटल रिजल्टेंट निकल के आएगा वो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्जेस पे डिपेंड करेगा। वो भी हम बताएंगे आपको कैसे निकालेंगे। सो जो टू टू जो 1 पे फोर्स लगा रहा है वो कितना होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, यानी कि 1 से 2 पे जो लगा है R21 फैक्टर हो जाएगा उसमें। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मैं बता दूं आपको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 जो है, और दूसरा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों पे क्या लगता है, आपको भी पता होगा कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जो चार्ज Q1 होगा, ठीक है, चार्ज Q1 जो होगा, ठीक है, चार्ज Q1 अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो चार्ज Q1 जो होगा, ठीक है, वो इस पे जो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स होगा यहाँ से जो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी,
और जो Q1 है, ठीक है, Q1 जो है, Q1 जो Q2 जो है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो किस तरफ होगी, Q2 की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स, ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे लगना है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दैट 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 विल बी डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे जो इसके जो चार्जेस है, जो इन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मान लो कि हमने इसको, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन पे है 0,0, और ये है 0,1 पे। ठीक है, तो जो चार्ज Q1 है, जो Q2 पे जो चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, Q1 इंटू Q2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है वो कितना आ रहा है, 0,1 माइनस 0,0। ठीक है, तो ये क्या, ये कितना, सॉरी, मान लो चलो वाई एक्सिस में ये भी चलेगा, तो ये कितना आ रहा है, 0,1, एंड इट इज ए पॉजिटिव वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये जे कैप डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, Coulombic force and the basic properties of charges, and we'll meet again in the next video with other topics. Thank you.